गुड इवनिंग फ्रेंड, आई एम अरुण कुमार और AKS स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसी को पढ़ाता हूं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो दोस्त दे रहे हैं वो मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, कुछ कमियां रह जाती है। तो लास्ट वीडियो में मैं बताया था इटली के बारे में। तो क्लेमेंट इटली वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एंड उसके बाद सेकंड बताया था, जो मैं कमेंट में लिख दिया हूँ कि वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, वो लेबर पार्टी के थे और जो साइमन कमीशन का वो मेंबर थे। साइमन कमीशन में क्या था दोस्तों? तो साइमन कमीशन था कि एक कमीशन बनाया गया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ से भेजा था कि इसको रिपोर्ट दीजिए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसा चला वहाँ, लोग वहाँ खुश है नहीं है। तो उसमें सारे वाइट थे, इसलिए इसको बहिष्कार किया गया इंडिया में। खास करके लाला लाजपत राय जी जो बहिष्कार किए, उन पर लाठीचार्ज हुआ लाहौर में रेलवे स्टेशन पर, उससे उनकी डेथ हो गई थी। तो और जो गलतियां होती है एक आध दोस्तों, इसको मैं बता दिया था, उसमें मैं रॉलेट एक्ट बता दिया था। तो रॉलेट एक्ट एक्चुअली आज पढ़ेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा दोस्तों कि कोई भी एक भी गलती ना हो। तो आज हम गांधी इरा के आगे ले चलेंगे और रॉलेट एक्ट 1919 के बारे में पढ़ेंगे। तो रॉलेट एक्ट एक्चुअली दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में बनाया गया। 1918 में इसकी एक कमेटी का गठन हुआ जिसके हेड थे जस्टिस रॉलेट। इन्हीं के नाम पे रॉलेट एक्ट पड़ा। तो इनको बोला गया कि आप जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, देशद्रोही घटनाएं हो रही हैं, उसको रिड्यूस होने के लिए क्या सुझाव देते हैं? आप एक कमेटी के हेड हैं, आप सुझाव दीजिए। तो चेम्सफोर्ड वाइसराय था, उन्होंने इसको अपॉइंट किया। तो इन्होंने एक साल में ही 1919 में ही अपना रिकमेंडेशन दे दिया और इनको एक्ट भी बना दिया गया। उस एक्ट का नाम रखा गया रॉलेट एक्ट 1919। इसमें क्या किया कि सरकार को या पुलिस को बहुत ही ज़्यादा पावर दे दिया गया। इसको जब भी रॉलेट एक्ट आए तो उसको ये याद रखना है कि नो वकील, नो दलील, नो अपील, सीधा अंदर जेल में। कि यदि किसी को सस्पिशन के आधार पे आप पाते हैं कि ये आतंकवादी गतिविधि में शामिल है, तो उसको आप जेल में रख सकते हैं। उसके लिए कोई वकील नहीं चाहिए, कोई दलील नहीं चाहिए, कोई अपील नहीं चाहिए, कोई कोर्ट में कुछ प्रूफ नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ था दोस्तों। सो इसका विरोध पूरे देश में हुआ। So Rowlatt Act 1919 gave unbridled power to the government to arrest and imprison suspect without trial. The act caused a wave of anger among the people. यह बिना ट्रायल के लोगों को जेल में रखने का पावर देता था रॉलेट एक्ट। इसलिए लोगों में, भारतीय लोगों में इसके प्रति, इस एक्ट के प्रति बहुत क्रोध था, बहुत क्रोध की वातावरण पैदा हो गया। इवन बिफोर द एक्ट वाज पास, पॉपुलर एजिटेशन बिगेन अगेंस्ट इट। जब एक्ट पास होने से पहले दोस्तों रॉलेट कमेटी का जो रिकमेंडेशन आया, तो इसको लगा कि गवर्नमेंट तो एक्सेप्ट कर लेगी, और भारतीयों को ऐसा अंदेशा हुआ, तभी से ये विरोध शुरू कर दिए। उसके बाद विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ा और ये एक्ट को पास कर दिया गया। Gandhi decided to fight against the act and he gave a call for सत्याग्रह on 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को वो गांधी जी ने निश्चित कर लिया कि सत्याग्रह करना है और इस एक्ट के विरुद्ध में, ताकि ये एक्ट वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग सत्याग्रह करें। लेकिन 2 दिन बाद ही दोस्तों 8 अप्रैल को जितने भी बड़े बड़े कांग्रेस के नेता थे सबको जेल में डाल दिया गया। He was arrested on 8 April 1919. This led to further intensification of the agitation in Delhi, Ahmedabad and पंजाब। दिल्ली, अहमदाबाद, पंजाब में और एगिटेशन जो है, मूवमेंट जो है, आंदोलन जो है और बढ़ गया। लेकिन अंग्रेज को तो आप जानते हैं, बड़े से बड़े मूवमेंट, आंदोलन, कैंपेन को वो दबा देता था। उनके पास उतनी पावर थी, उतनी सैनिक थी, उतनी पुलिस थी।
अब अगला 1919 की दूसरी घटना है दोस्तों, जलियांवाला बाग मैस्करे। जलियांवाला बाग मैस्करे में क्या हुआ था दोस्तों? जलियांवाला बाग मैस्करे में एक तो दोस्तों की है कि ये एक्ट पारित हो भी चुका था ऑलरेडी, रॉयलेट एक्ट लागू था, और दूसरा प्रोहिबिटरी ऑर्डर पंजाब में इशू कर दिया गया था कि कोई भी मीटिंग ना हो, कोई भी घर से बाहर न निकलें, कोई भी मीन्स 5 लोग इकट्ठे एक जगह पे ना हों। लेकिन अर्लियर देयर वाज नो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, सो दैट ईच एंड एवरी न्यूज स्प्रेड लाइक ए विल्ड फायर। जंगल की आग की तरह सारे न्यूज, आजकल एक भी न्यूज आते हैं, यदि हमारे पास टेलीविज़न नहीं है तब भी हम मोबाइल के थ्रू हमें मैसेज मिल जाता है व्हाट्सएप से या फेसबुक या क्या 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 जो भी है। लेकिन पहले तो ऐसा था नहीं, तो लोगों के पास मैसेज था नहीं, तो वो लोग मीटिंग कर रहे थे। यहाँ ठंडी का समय था, बैसाखी भी था, तो जलियांवाला बाग था, उसमें मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग होने के लिए लोग इकट्ठे हुए थे, या ऐसे भी कुछ लोग तो मीटिंग के लिए इकट्ठे हुए, कुछ लोग ऐसे भी इकट्ठे हुए थे। और डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल 2 लोग थे, उनको कांग्रेस का, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। इसके विरुद्ध में भी ये लोग अरेस्ट वहाँ पर जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। अंडर द रॉलेट एक्ट इन कनेक्शन विथ सत्याग्रह कॉज सीरियस अनरेस्ट इन पंजाब। A public meeting was held on 13 April 1919 in a park called Jallianwala in Amritsar, where 1,000 people, including women, children, assembled. 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग पार्क में, जो अमृतसर में है, आप लोगों में से अधिकतर लोग वहाँ गए होंगे, तो वहाँ पर इकट्ठा हुए, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे, बूढ़े सभी शामिल थे। लेकिन where thousands of people including women, children assembled. Before the meeting could start, General O'Dwyer ordered indiscriminate heavy firing on the crowd and people had no way out to escape. तो मीटिंग स्टार्ट होने से पहले जनरल डायर वहाँ पर अपने फौज को लेकर चला गया, और एक ही दरवाज़ा था, एग्जिट भी और एंट्री एक ही दरवाजे से होता था दोस्तों, और कोई दरवाज़ा नहीं था, बाउंड्री था चारों तरफ, और उसमें एक कुआं था। तो जनरल डायर ने वहाँ पर अपने फौज को ले गया, दरवाजे को बंद कर दिया, दरवाजे पर ही पूरा मिलिट्री को खड़ा कर दिया और उनको फायरिंग का ऑर्डर दे दिया गया। जनरल डायर फायरिंग का ऑर्डर दिया, वो जनरल था मिलिट्री का, और लेफ्टिनेंट जनरल पंजाब का उस समय गवर्नर था, दोनों का नाम डायर ही था, लेफ्टिनेंट डायर, दोनों डायर ही था। तो यहाँ पर जनरल डायर से हमें मतलब है दोस्तों। तो उन्होंने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया और सैकड़ों लोग मारे गए। एज ए रिजल्ट hundreds of men, women and children were killed and more than 1200 people wounded. सैकड़ों लोग मारे गए, जिसमें से महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, और 1200 लोग घायल हुए। तो ये डाटा दोस्तों बहुत ही कम है, इससे मारने वालों की संख्या इससे कहीं बहुत ज़्यादा है, घायलों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। खैर, द मैस्करे वाज ए टर्निंग पॉइंट इन इंडो ब्रिटिश रिलेशन एंड इंस्पायर्ड द पीपल टू प्रोवाइड मोर अनरिलेटिंग फाइट फॉर फ्रीडम। इस मैस्करे के बाद पूरे देश में एक गुस्से की लहर दौड़ पड़ी, और पूरे भारतीय में एक आंदोलन का मीन्स भावना पैदा हो गया, और पूरा देश में इसके विरुद्ध आंदोलन चला। उसके बाद दोस्तों कि सरदार उधम सिंह जो पंजाब के थे, एन इंडियन पैट्रियट फ्रॉम पंजाब, शॉट डेड जनरल ओडायर इन लंदन इन 1940। ये घटना 1919 में हुआ। लगभग इसके 21 साल बाद उधम सिंह ब्रिटेन में ही जब ये रिटायर होकर वहाँ रह रहा था, उसी समय इनको गोली से मार दिया। खिलाफत मूवमेंट, शायद उनका आज कुछ पुण्यतिथि या बर्थडे कुछ है भी उधम सिंह जी का। दूसरा पढ़ते हैं हम दोस्तों खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट पहले ये जाने दोस्तों कि ये है क्या। तो वर्ल्ड वार 1 जो
28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। आप इतना याद रखेंगे दोस्तों कि वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक हुआ था। जो वार हुआ था वो एलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच होता है। एलाइड पावर में यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन और ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर मीन्स दोस्तों ब्रिटिश जिस पे जहाँ जहाँ ब्रिटिश का राज था, कॉलोनी था, ब्रिटिश अपने लोगों पूरे वर्ल्ड को गुलाम बनाया था, तो वो सब गुलाम देश एक तरह से कह सकते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इटली, चाइना, ये सब एक तरफ थे। दूसरा तरफ जर्मनी था, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटमन एम्पायर था, बुल्गारिया और कुछ एक आध छोटे छोटे देश थे। मीन्स एलाइड पावर में सभी बड़े बड़े देश थे शामिल। और दूसरे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ओटमन एम्पायर। ओटमन एम्पायर में बहुत सारे देश आते थे दोस्तों, जैसे टर्की, बोस्निया, बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया, इराक, इटली, कुवैत, यमन, इजिप्ट, हंगरी, क्रोएशिया, ये सब में ओटमन एम्पायर थे। तो ओटमन एम्पायर में दोस्तों 1299 से लेकर के 1517 तक एब्सोल्यूट मोनार्की था, मीन्स डिक्टेटरशिप राजतंत्र था। उसके बाद खलीफेट इंग्लिश में, हिंदी में खलीफा का शासन आया 1517 से लेकर 1924 तक, जिसमें मुस्लिम धर्मगुरु खलीफा शासन करते थे। इंग्लिश में बोलेंगे खलीफ या खलीफा भी बोल सकते हैं। खलीफ शासन करते थे, खलीफेट इंग्लिश में। तो खलीफेट का शासन क्या था? मुस्लिम धर्म गुरुओं का शासन था, मुस्लिम सुन्नी का शासन था वहाँ। और उसके बाद 1876 से लगभग 1920 तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का वहाँ पर आना शुरू हो गया। तो वर्ल्ड वार 1 में आप जानते हैं दोस्तों, एलाइड पावर जीत गया, सेंट्रल पावर हार गया, तो इनको बहुत बेइज्जती किया गया ओटोमन एम्पायर को। और ये मुस्लिम पूरे वर्ल्ड के जो हैं वो ओटोमन एम्पायर के, ओटोमन के खलीफा के, ओटोमन के एक तरह से कह सकते हैं राजा के बेइज्जती को अपना बेइज्जती माना। तो पूरे वर्ल्ड में बोले कि जो भी हैं वो ब्रिटेन के खिलाफ या जो भी एलाइड पावर है उनके खिलाफ या यूरोपियन है उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें पूरे वर्ल्ड में, जो जहाँ भी मुस्लिम हो। तो इंडिया में किया गया। और एक अनोखा बात यह है दोस्तों कि उसका प्रेसिडेंट जो है, लीडर जो है, महात्मा गांधी जी को चुना गया। हिंदू हैं लेकिन उनको नेता चुना गया। तो यही है दोस्तों खिलाफत मूवमेंट, जो 1919 से 1920 में इंडिया में हुआ। इंडिया में जंग हुआ 1914 से 1918 तक, उस समय हराया गया, उस समय बेइज्जती किया गया, उसके बाद भी बेइज्जती किया गया खलीफा को या खलीफा को। द खलीफा और खलीफा सुल्तान ऑफ तुर्की वाज लुक्ड अपॉन बाय द मुस्लिम एज देयर रिलीजियस हेड। ठीक है दोस्तों, अपना मुस्लिम का वो धर्मगुरु माने जाते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार व्हेन द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ तुर्की वेयर थ्रेटेन्ड बाय द ब्रिटिश देयर बाय वीकनिंग द खलीफा पोजीशन। फर्स्ट वर्ल्ड वार में वो तो हारेंगे, उनको काफ़ी बेइज्जती किया गया, काफ़ी उनको मीन्स अपमानित किया गया। तो उस अपमान को बदला लेने के लिए पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम ने आंदोलन छेड़ा और इन्होंने पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम के आंदोलन का आह्वान किया। उसके बाद दोस्तों इंडियन मुस्लिम अडॉप्टेड एन एग्रेसिव एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड। इंडियन मुस्लिम थे, वो भी ब्रिटिश एंटी ब्रिटिश मूवमेंट छेड़ दिया पूरे देश में। अली ब्रदर मोहम्मद अली और शौकत अली, 2 अली भाई थे इंडिया में, मोहम्मद अली और शौकत अली, उन्होंने एंटी ब्रिटिश मूवमेंट स्टार्टेड एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन 1920 द खलीफत मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ खलीफा। ठीक है दोस्तों, उन दोनों भाइयों ने खलीफत मूवमेंट चलाया भारत में। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ऑल्सो लेड द मूवमेंट, इट वाज सपोर्टेड बाय गांधी जी, है ना। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भी खलीफा मूवमेंट को लीड किया, लेकिन मेन इसका जो अंत में लीडर चुना गया था वो गांधी जी को चुना गया था और गांधी जी इसको अपना चलाया, खलीफा मूवमेंट को चलाया। 1919-1920 में और क्या चला दोस्तों, असहयोग आंदोलन चला, उसको भी चलाया इन्होंने। उसके बाद इट वाज सपोर्टेड बाय गांधी जी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हिच पेव्ड द वे फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इससे सबसे बड़ा फायदा हुआ इंडिया के दोस्तों ब्रिटेन के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम में एक तरह से बहुत यूनिटी आ गया। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1919 से 1920 तक चला, 1919 से 1922 तक, सॉरी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो चला 1919 से 1922 तक। जो अभी मोला में दोस्तों सत्याग्रह जो भी है वो सत्याग्रह नहीं, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, है ना, नाम
अलग से दिया गया है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एट द कोलकाता सिटी इन सितंबर 1920 द कांग्रेस रिजॉल्व इन द फेवर ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड डिफाइंड स्वराज एट इट्स अल्टीमेट एम अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी कलकत्ता सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पूरे देश में चलाने के लिए ये रेजोल्यूशन पास किया गया और इसका उद्देश्य रहा कि स्वराज को प्राप्त करना, स्वराज एज इट्स अल्टीमेट एम। द मूवमेंट इविसेड सरेंडर ऑफ टाइटल एंड हार्मोनी ऑफ एंड ऑर्डिनरी ऑफिसेज, रिजाइनेशन फ्रॉम द नॉमिनेटेड ऑफिसेज। द मूवमेंट का और भी चीज़ें रखी गई बात कि इतना चीज़ करना, क्या करना, तो को भी टाइटल मिला है। जैसे केसरी हिंद यदि गांधी जी को मिला तो उनको इन्होंने तो जलियांवाला बाग में लौटाया, तो और भी कोई रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला तो जिसको भी टाइटल मिला है वो लौटा दो। ऑनरी ऑफिस मिला है, ऑनरी ऑफिस मतलब जैसे एक तो होता है कि सब्सटेंटिव ऑफिस और एक ऑनरी की कुछ समय के लिए दिया जाता है, सम्मान के, वो रिटायर होते हैं तो उनको प्रमोशन के रूप में कुछ अलग से ऊंचा पद दिया जाता है, तो उसको ऑनरी ऑफिस बोलते हैं। रिजाइनेशन फॉर नॉमिनेटेड ऑफिस, कुछ को नॉमिनेटेड कर दिया जाता है कुछ दिन के लिए बड़े ऑफिस में, तो बोला वो सभी पदों से सभी लोग भारतीय जो भी हैं जहाँ वो रिजाइन करें, या जो इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं भारतीय हों ना हो तो वो भी रिजाइन करें। रिफ्यूजल टू अटेंड द गवर्नमेंट दरबार एंड ऑफिशियल फंक्शन, ऑफिशियल फंक्शन को वो अटेंड नहीं करें। गवर्नमेंट के दरबार मतलब दोस्तों गवर्नमेंट मीटिंग लगता है कि आपके वेलफेयर के लिए मीटिंग किया जाएगा और अपना बातें रखिए उसको सुना जाएगा, उसको गवर्नमेंट दरबार बोलते हैं। तो उसको बोला कि बहिष्कार करो। कौन बोला? कांग्रेस सेशन में पास किया गया, कलकत्ता सेशन में। बाइकाट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स बाय द लायर, ब्रिटिश कोर्ट को भी बाइकाट करो। ब्रिटिश के जितने भी स्कूल कॉलेज जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, ब्रिटिश के जितने भी चीज़ें हैं वो सबको बाइकाट करने के लिए बोला गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922 चलाया गया उसमें। उसके बाद दोस्तों रिफ्यूजल ऑफ जनरल पब्लिक टू ऑफर देमसेल्फ फॉर मिलिट्री एंड अदर गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब मिलिट्री में भर्ती नहीं होना है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करना है। बाइकाट ऑफ फॉरेन गुड्स, फॉरेन गुड्स जो है उसको बाइकाट करना है। देसी कपड़ा चरखा पे बुनना है उसको पहनना है, जैसे गांधी जी पहनते थे। गांधी जी अलॉन्ग विथ अली ब्रदर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट undertook a nationwide tour during the addressing of meetings. The educational boycott was especially successful in Bengal with Punjab too. एजुकेशन का जो boycott था वो सबसे ज़्यादा इसका असर रहा बंगाल में और पंजाब में। रिस्पॉन्डिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जी पंजाब में थे। पंजाब में मतलब दोस्तों पाकिस्तान का पंजाब भी और इंडिया का पंजाब भी, तो अंडर लीडरशिप ऑफ लाला लाजपत राय सभी शिक्षण संस्थाओं जो अंग्रेजी शिक्षण संस्था था उसको बहिष्कार का बहुत असर पड़ा। Apart from educational boycott, there was a boycott of law courts which some major lawyers like मोतीलाल नेहरू उन्होंने वकालत छोड़ दिया, CR दास उन्होंने वकालत छोड़ दिया, श्री राजगोपालाचारी सभी एडवोकेट साहब हैं सब वकालत छोड़ दिए, सफीउद्दीन किटलू इन्होंने वकालत छोड़ दिया, वल्लभ भाई पटेल इन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल अपना ये भी वकील थे, हाँ उन्होंने वकालत छोड़ दिया, अरुणा आसफ अली इन्होंने वकालत छोड़ दिया। गिविंग अप देयर लिक्रेटिव प्रैक्टिसेज इन देयर फील्ड्स, मतलब वकालत में भी काफ़ी पैसा दोस्तों, तो ये लिक्रेटिव प्रैक्टिस वकालत अच्छा खासा चल रहा था, इसको उन्होंने छोड़ दिया और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये कूद पड़े, बस झंडा लेकर के घूमते रहो गली गली। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑल्सो सा पिकिंग अप ऑफ शॉप्स सेलिंग फॉरेन क्लोथ एंड बाइकाट ऑफ द फॉरेन क्लोथ बाय द फॉलोअर्स ऑफ द गांधी जी, मतलब ये यह भी देखा गया कि पिकेटिंग ऑफ शॉप्स, पिकेटिंग मीन्स दोस्तों फायर पिकेटिंग, उसमें आग लगा दिया गया, विदेशी कपड़ों में आग लगाया गया। अनदर ड्रामेटिक इवेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज द विजिट ऑफ द प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स विजिट किया गया, जहाँ गए उनको काला झंडा दिखाया, जहाँ गए उनको रोडे सुनसान मिला। प्रिंस ऑफ वेल्स मतलब दोस्तों वेल्स के राजकुमार यहाँ आए थे। द डे ही लैंडेड इन इंडिया इन मुंबई 17 नवंबर 1921 ही वाज ग्रीटेड विथ एम्प्टी स्ट्रीट,
वहाँ रास्ते में कोई नहीं था। मुंबई में लैंड किए प्रिंस ऑफ वेल्स 17 नवंबर 1921 के, रास्ते में कोई नहीं था, एक भी नहीं आदमी था। दिस इमिटेटेड, वही जो उनके गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, वाइट वाले लोग होंगे, वही होंगे। विथ एम्प्टी स्ट्रीट एंड डॉन शटर्ड वेयर एवर ही वेंट, और दुकानें भी सारे बंद मिले, जहाँ भी गए सारे दुकान बंद, पब्लिक कोई भी नहीं, रास्ते में कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। द अटैक ऑन लोकल पुलिस स्टेशन बाय एंग्री पीजेंट एट चौरा चौरी इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन 5 फरवरी 1922, ये एक दुर्घटना हो गया दोस्तों। अटैक कर दिया गया पुलिस वाले पे। इन्होंने, गांधी जी ने कहा था कोई हिंसा नहीं करना है, लेकिन जब इतनी मास मात्रा में जब मूवमेंट चलता है दोस्तों, तो कुछ लोग होते हैं जो कुछ न कुछ कांड कर देते हैं। तो उन्होंने चौरा चौरी पुलिस स्टेशन पे 22 लोगों को मार दिया, मतलब एक लोगों को तो मार दिया गया और 21 लोगों को थाना में, उनके ही थाना में बंद करके और थाना में आग लगा दिया, उससे 21 लोग मर गए थे। टोटल 22 लोग पुलिस वालों को डेथ हो गई थी। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और सभी के विरोध के बावजूद कांग्रेस की जितने भी बड़े लीडर सभी ने विरोध किया कि इसको आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस न लो। इन्होंने वापस ले लिया। This event changed the whole situation. Gandhiji, shocked by Chaura Chauri incident, withdrew the non-cooperation movement on 12 फरवरी 1922। अब 12 फरवरी 1922 को इन्होंने मूवमेंट को स्थगित कर दिया, वापस ले लिया। स्थगित नहीं किया, स्थगित मतलब आगे हो सकता है, स्थगित नहीं किया, वापस ले लिया कि अब ये मूवमेंट समाप्त हो गया। 5 फरवरी को घटना घटा दोस्तों, और 7 दिन बाद 12 फरवरी को गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। धन्यवाद दोस्तों। मेरा बहुत प्रयास है कि मैं अपना क्वालिटी को, वीडियो की क्वालिटी को सुधारूं। आपके कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं उसी को सिर्फ बताऊं। तो हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।